Hello students, here we are again with the question from the resource and development chapter. लास्ट क्लास में हमने 16 क्वेश्चन किए थे। अब हम 16 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। और आज के क्वेश्चन जो हैं वो डिपेंड करेंगे लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर। लैंड रिसोर्सेज और लैंड यूटिलाइजेशन के जो हमने पीछे वीडियोस देखी थी, उसके बाद आज हम उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। Why is land a resource and important for us? राइट 4 पॉइंट्स। लैंड एक रिसोर्स है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग में हमें 4 पॉइंट्स को लिखना है। जैसा कि हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लैंड एक रिसोर्स है और इसको हम 4 पॉइंट में लिखना होता है। तो हमें उसके 4 बेसिक पॉइंट बताने हैं जहाँ पे हम बता सकते हैं कि लैंड हमारे लिए रिसोर्स के रूप में इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 आता है 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स। सबसे पहले तो बेसिक नीड का पता होना चाहिए, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जैसे बोलते हैं ना, वो फेमस है हिंदी में, रोटी, कपड़ा और मकान। वहीं पे आता है बेटा हमारी बेसिक नीड्स पे 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, आर डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। जो कि हम डिराइव करते हैं, हम प्राप्त करते हैं कहाँ से? लैंड से प्राप्त करते हैं। सेकंड आता है वी लिव ऑन ए लैंड। हम लैंड के ऊपर रहते हैं एंड यूज इट इन डिफरेंट वेज। मेरे हिसाब से वी लिव ऑन लैंड यही काफी है कि हमारा जो रहना है वो लैंड के ऊपर है। तो ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स के रूप में हुआ। यूज इट डिफरेंट वे में, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इनके लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वी परफॉर्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, जो हमारी इकोनॉमी से संबंधित होती है, सारी की सारी। जैसे मान ले इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे ये सीख सकते हैं आप। कोई मान ले सब्जी बेचने वाला है, वो लैंड के ऊपर करेगा। कोई बिजनेसमैन है, वो भी लैंड के ऊपर ही करेगा। एज वेल एज कोई भी काम है जो इकोनॉमी से संबंधित है, वो सारे लैंड के। एक्चुअल में हमें पता है सारे काम ही लैंड के ऊपर होते हैं, क्योंकि हम लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बस उसका एक वेरिएबल है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लैंड के ऊपर करते हैं। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। उसका बेस है, जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको हमारी लैंड ही होती है जो सपोर्ट करती है, या उनके लिए पर्याप्त होती है। या वाइल्ड लाइफ हो गया जो, या फिर ह्यूमन लाइफ हो गया। और वी कैन से दैट इट सपोर्ट्स फ्लोरा एंड फोना। हमारी फ्लोरा एंड फोना जो होती है बेटा, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होगी, उसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ को भी। हमारा लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो सपोर्ट करता है, जो जिसके लैंड के बिना जिसका एग्जिस्टेंस होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये थे हमारे 4 मेन यूजेज ऑफ लैंड जो हमने लिखे थे। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ मैं, फिर रिपीट करते हैं। 95% of our basic needs like food, clothing and shelter are derived from land. Number 1. Number 2, we live on land and use it in different ways. For example, agriculture, for transport and communication systems. इन सब में हमारा लैंड होता है, एक्सेट्रा भी पीछे लिखा हुआ बेटा। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आप लैंड के ऊपर करते हैं। आप लैंड के ऊपर खेलते हैं, आप लैंड के ऊपर दौड़ते हैं, आप लैंड के ऊपर सारे काम जो भी हैं, क्योंकि अगर आप रहते ही लैंड के ऊपर तो सारे काम ही आपके लैंड के ऊपर होने वाले हैं। ये परफॉर्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, लाइक बिजनेस हो गया या कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये सब कहाँ पे होता है? लैंड के ऊपर होता है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। ये हमारे 4 पॉइंट्स थे जो हमारे लैंड से संबंधित थे। आगे देखते हैं। वाई लैंड यूज बी डन इन प्लान्ड मैनर। राइट 2 पॉइंट्स। हमें लैंड को एक प्लान्ड मैनर में हमें इस्तेमाल या यूज करना चाहिए, इसके रिगार्ड में हमें 2 पॉइंट्स बताने हैं। नंबर 1, लैंड इज ए फिक्स्ड एसेट। नाउ सबसे पहले हमें बेटा हमें पता होना चाहिए कि फिक्स एसेट क्या होता है, और दूसरे वाला जो एसेट है फिक्स एसेट के अलावा क्या हो सकता है जो फिक्स एसेट नहीं होता। देखिए यहाँ पे समझते हैं इस बात को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स विच आर फिक्स्ड एंड विच आर वेरिएबल। फिक्स्ड में अगर हमने यहाँ पे लैंड की बात की है, या तो हम वेरिएबल में हम बात कर सकते हैं मशीन की बेटा। मशीन का बेटा डेप्रिसिएशन होता है और कुछ टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि उस टाइम पीरियड के बाद आपकी मशीन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसीलिए वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है चेंज हो जाना। लेकिन चेंज हो जाने के बाद उस वो ऑब्सोलेट हो जाना। ऑब्सोलेट का मतलब नो यूज, बिल्कुल कबाड़ हो जाएगी वो, कबाड़ी की तरह आप उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये मत बोलना कि सर लैंड भी तो आपकी डेप्रिशिएट होती है। नहीं बेटा, लैंड की मान लें हमने फर्टिलिटी कम कर दी,
तो वो कृषि के लिए उपयोग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं किसी दूसरी जगह बात करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी लैंड ही खत्म हो जाएगी, वहां पे लैंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। लैंड आपका बिल्कुल फिक्स वेरिएबल है और वहां पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपके कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो एसेट्स आपके वेरिएबल होते हैं। एसेट जो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो मैंने एग्जांपल आपको लेके दिखाया कि मशीन से कैसी होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कार ली है, आपने 2020 में ली है उस कार को, सपोज करिए तो 20 ईयर्स के बाद वो ऑब्सोलेट हो जाएगी। अगर आप बोलोगे नहीं सर हमारी कार 20 ईयर में नहीं होगी, तो बेटा 30 ईयर्स में तो हो ही जाएगी ना। 30 ईयर्स के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये क्या है, एक वेरिएबल एसेट है। ये आपका क्या है, एक वेरिएबल एसेट है। दैट्स वाई उस केस में हमारी जो लैंड होती है वो क्या होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स होती है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक बार ले ली तो उसके बाद वो लैंड हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगी। दैट्स वाई लैंड इज यूज फॉर वेरिड पर्पजेज। अब आप वेरिड पर्पजेज बोलोगे तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होती है, नेचुरल वेजिटेशन के लिए इस्तेमाल होती है, वाइल्ड लाइफ का हमारा सपोर्ट सिस्टम है, ह्यूमन लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। Therefore, it is important to use available land for various purposes के लिए with careful planning के लिए करना चाहिए। तो इसलिए हमने उसके दो पूछे थे, हमने दोनों बता दिए भी, एक तो फिक्स्ड एसेट है और एक दूसरा वैलिड पर्पज में उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको हमेशा किसमें, प्लान्ड मैनर में करना चाहिए। Look at the picture and name 3 major relief features of India and their respective share in the total area। तो यहाँ पे ये दे ही रखा है इसने, इसके अंदर तो ये प्लेन्स दे रखे हैं, ये माउंटेन्स दे रखे हैं, तो क्वेश्चन किस बात का बना भाई, ये माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो भी डेटा था वो सारा यहाँ पे गिवन है। ये प्लेन्स हमारे 43% है, माउंटेन हमारे 30% है और प्लेटूज हमारे 27% है। फिर भी यहाँ से आप याद कुछ ना कुछ तो लर्न कीजिए, कुछ ना कुछ तो इसका फायदा उठाइए। अगर प्लेन्स के कभी भी पूछेगा तो हम बोलेंगे 43% के ऊपर प्रेजेंट है। अगर कभी भी माउंटेन्स के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे 30% पे प्रेजेंट है। और अगर कभी भी प्लेटू बोलेगा तो बोलेंगे 27% पे प्रेजेंट है। यहाँ से सिर्फ इतना डेटा का उठाइए। तो यहाँ पे जो हमने मेन पढ़ा है वो लैंड के बारे में पढ़ा है बेटा। आप सारे क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दीजिए। तो लैंड को सबसे पहले लेके जाइए कहाँ पे, फिक्स एसेट पे लेके जाइए, फिक्स एसेट है। और उसके बाद वहां से इसके बाद आते हैं इसके वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है लेकिन इसके वेरियस यूजेज हैं। वेरियस यूजेज में याद रखिए अलग अलग, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ट्रांसपोर्ट है एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये सब लैंड के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लैंड हमारे लिए एक बहुत ही यूजफुल रिसोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम रिलीफ फीचर्स ऑक्यूपाई। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन विदाउट फिगर के होता और ऐसे लिखा होता कि जो रिलीफ फीचर्स हमारे को ऑक्यूपाई करते हैं उसमें लार्जेस्ट एरिया किसका है, तो हम बोलेंगे लार्जेस्ट एरिया जो है 43% है, जो है वो किसका है, प्लेन्स का है। लेकिन जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था माउंटेन्स और प्लेटूज भी हैं बेटा। क्या क्या है हमारे माउंटेन्स जो हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे, माउंटेन्स हमारे 30% प्रेजेंट है और 27% पे हमारे प्लेटूज प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेम द 3 मेन रिलीफ फीचर्स, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दी, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं और एक आपके प्लेन्स हैं 43, 30 और 27। सबसे लिस्ट अगर कभी पूछेगा तो बोलना प्लेटूज है और बीच में हमारे आते हैं माउंटेन्स। तो हमारे 3 फीचर्स बताने हैं और हमें उनकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है। इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है कि देयर इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। नंबर 1 आते हैं आपके प्लेन्स। प्लेन्स बताते हैं बेटा, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले प्लेन्स के बारे में आया है, सबसे नंबर 1 जो आया है वो क्या आया है बेटा, आपका है एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है, प्लेन्स पे आपका एग्रीकल्चर होता है। जैसे कुछ भी आप अगर देखोगे नॉर्थ प्लेन्स में, अभी अभी इस तरफ आएगी, हरियाणा का एग्जांपल दे सकते हैं आप, यूपी का एग्जांपल दे सकते हैं, या यूपी के अलावा आप यहाँ पे साउथ में है कुछ आपके कुछ स्टेट्स है उनका एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सकता है लैंड के ऊपर। यहाँ पे भी आप बहुत सारा, जैसे गुड़गांव वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप नोएडा का एग्जांपल ले लीजिए,
या फिर आपका आईटी हब है जो बेंगलोर है, बेंगलोर का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर लेवल एंड नेचर एंड ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो लेवल का मतलब प्लेन का मतलब बिल्कुल प्लेन है और वहाँ पे आपकी बिल्डिंग बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसानी से उसकी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। नेचर एंड ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ना कुछ काटना, ना कुछ कुछ पत्थर वगैरह को हटाना, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। प्लेन स्पॉट ह्यूज पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे रहती है बेटा, क्या रहती है यहाँ पे, ह्यूज पॉपुलेशन रहती है। तो कहने का मतलब हम बहुत सारे लोग, जो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उस ह्यूज पॉपुलेशन को रखने का कार्य भी कौन करते हैं बेटा, वो आपके प्लेन्स ही करते हैं। तो ये 3 फीचर्स थे बेटा, 3 इंपॉर्टेंट यूजेस थे, 1, 2 और 3। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ था, जिसको सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है, वो लगता है पॉपुलेशन वाला, कि किसी भी देश की पॉपुलेशन के लिए शेल्टर प्रोवाइड करना प्लेन के रूप में, तो वो प्लेन का बहुत ही अच्छा कार्य है जो आपका यहाँ पे प्लेन करता है। सेकंड में आता है माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या करते हैं बेटा, एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। पेरिनियल का मतलब होता है जो सारा साल बहती है बेटा, एंड मैनी रिवर्स राइज फ्रॉम देम बेटा। तो एंश्योर करते हैं पेरिनियल फ्लो की सालों साल यहाँ पे नदियां जो निकलती हैं बेटा, वो कहाँ से निकलती हैं बेटा, माउंटेन से निकलती हैं। तो जो उनका इंश्योर करते हैं मैंने रिवर को राइज कहाँ से निकलती है बेटा, पहाड़ों से निकलती है। अब आप बोलोगे नदियों से इसका क्या फायदा, भाई नदियों से तो बहुत फायदे होते हैं ना, ये सोयल से रिलेटेड भी होता है। सोयल के अलावा ये वाटर के रूप में भी आता है, वाटर हमें एक रिसोर्स के रूप में प्रेजेंट होता है। दूसरा, हम जब भी नदी आती है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल हमारी हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, वो भी हमारे एक फायदा होता है। और उसके अलावा हम और एक दूसरा फायदा क्या ले सकते हैं बेटा, इरीगेशन भी हमारा किसी नदी के द्वारा हो सकता है, ये भी एक हमारा फायदा होता है। तो ये सब किससे रिलेटेड होता है बेटा हमारा, ये हमारा माउंटेन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। किसके लिए, टूरिज्म के लिए। हम देख सकते हैं जैसे माउंटेन्स पे टूरिस्ट बहुत लोग जाना पसंद करते हैं। यहाँ से आप जैसे हमारे इंडिया की अगर बात करोगे, आप मनाली का एरिया ले लीजिए, या आप कुल्लू का एरिया ले लीजिए, या आप यहाँ पे आप लद्दाख ले लीजिए, लद्दाख के अलावा यहाँ पे आप शिमला ले लीजिए। कहने का मतलब दो जो स्टेट्स हैं आपके, जैसे उत्तराखंड हो गया, या फिर इसके अलावा आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या हिमाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे जो माउंटेन एरिया है, बहुत सारे लोगों का जो लाइवलीहुड है बेटा, वो किससे चलता है, आपका टूरिज्म से चलता है। नेक्स्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि इकोलॉजी में वहाँ पे पेड़ पौधे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को, आपके इन्वायरमेंट को बिल्कुल शुद्ध करने का कार्य करते हैं। हैव ए लॉट ऑफ फॉरेस्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बेटा फॉरेस्ट है, और यहाँ पे क्या वेल्थ है बेटा, और वाइल्ड लाइफ है। अब आप बोलोगे वेल्थ किस रूप में है, तो वेल्थ के लिए मुझे आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाना पड़ेगा कि वेल्थ के रूप में कह सकते हैं, जो मैंने खुद भी महसूस किया था। जैसे एक बात सोचिए, आपने यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने ना माउंटेन्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े, बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े ना पेड़ देखे होंगे। बहुत बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो वहां पे आप कभी भी ना किन्हीं भी पेड़ का ना काउंट करना कि वहां पे पेड़ कितने हैं, तो आप काउंट करते करते थक जाओगे। लेकिन उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि हमारे पास पेड़ों के रूप में वहां पे कितनी ज्यादा वेल्थ है, आपको समझ आ जाएगी कि टिम्बर, मैंने सिर्फ ओनली एग्जांपल लिया टिम्बर का। आप कभी भी जाते हैं ना, तो वहां पे जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो जिनकी लंबाई कम से कम 100 फीट हो जाती है, या 50, या 50 से ज्यादा तो हो ही जाती है, वहां पे अगर एक पेड़ की कीमत लगाओगे तो लैक्स में आती है। और जब मैं इन लैक्स को मल्टीप्लाई करूंगा वहां पे जो प्रेजेंट है, तो आप सोच भी ना सकते कि इंडिया के पास इस रूप में वेल्थ कितनी है। लेकिन वो हमारी एक ऐसी वेल्थ है जिसको हम डिप्लेट नहीं कर सकते, जिसको हम काट कर, अब ऐसा नहीं हो सकता कि माउंटेन से सारे पेड़ को काट कर हमने टिम्बर ले लिया और हमने इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन कर दिया। लेकिन अगर किसी के पास वेल्थ है तो वो वेल्थ है, लेकिन उसको हम यूज अभी नहीं करना चाहते। या दूसरी तरफ से आप सोच सकते हो कि जो माउंटेन्स होती है ना बेटा, माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन्स में क्या आपको बहुत ज्यादा मिनरल्स, या जैसे आपको ये माइका हो गया, या फिर आपका कॉपर या मेटल्स वगैरह के रूप में हो गया, कॉपर हो गया या फिर गोल्ड हो गया, इनके मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हमारे किस रूप से, वेल्थ के रूप से भी हमारे लिए ज्यादा अच्छे होता है। एक वाइल्ड लाइफ, आपको वहाँ पे पता होगा वाइल्ड लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, इंपॉर्टेंट है। तो माउंटेन्स के हमारे ये 4 3 यूजेस थे, जिसे हम बता सकते हैं कि वाई माउंटेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसके बाद आता है प्लेटूज। प्लेटूज के बारे में अगर बात करते हैं,
तो इट पोजेस रिच, देखो इसमें क्या होता है, रिच रिजर्व मिनरल्स, इसके लिए सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट माना जाता है प्लेटूज को बेटा। लॉट ऑफ फोसल फ्यूल्स की अगर हम बात करें, स्पेशली कोयल की बात करें, तो ये हमारा कहाँ पे, ये हमारा मिलता है कहाँ पे, प्लेटूज में मिलता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हो झारखंड वगैरह का बेटा, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, कोल वगैरह मिलता है। नंबर 3 आता है बेटा रिच फॉरेस्ट कवर, तो यहाँ पे भी फॉरेस्ट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो फॉरेस्ट कवर भी एक हमारा वेल्थ के रूप में आता है। और अगर आप बोलोगे फॉरेस्ट कवर हमारे लिए यूज कैसे है, तो ये बार बार इस बात को एक्सप्लेन करना ठीक नहीं होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब है फॉरेस्ट हैं। अब तो सिर्फ मैं इसी तरीके से इसके बारे में बात करना चाहूंगा, फॉरेस्ट है तो लाइफ है, फॉरेस्ट नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, बस डायरेक्ट बात ये होगी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Look at the picture and explain the land use pattern in India. Why has land under forest not increased much since 1960 and 61? देखिए ऐसी हमने एक वीडियो में भी देखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर लैंड यूज में आप देखेंगे द मेजर लैंड यूज कैटेगरी एंड देयर परसेंटेज शेयर इन नेट शोन एरिया। यहाँ पे देखिए नेट शोन एरिया वेयर रेगुलर एग्रीकल्चर डन ऑन 43% पे बेटा, कितने पे है, 43% पे होती है। फॉरेस्ट है वो 22.57% ऑफ द टोटल लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट है बेटा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल के अनुसार ये कितना होना चाहिए बेटा, 33% होना चाहिए, जो कि बेटा ये क्या है, कम है, बिल्कुल ये इतना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो 43.4 मैंने अभी फिलहाल में है, लेकिन पहले कितना था बेटा, ये 45.26% था। जहाँ पे हम हमारा कॉलोनियल पीरियड खत्म हुआ था, तो वहाँ पे हमारी डिपेंडेंस सबसे ज्यादा किसके ऊपर थी बेटा, एग्रीकल्चर के ऊपर ही हमारी डिपेंडेंस थी। लेकिन अब हम जब हम अंडर डेवलप्ड से अब किस में आ गए, हम डेवलपिंग में आ गए हैं। अब जैसे ही डेवलपिंग में आते हैं तो बेटा नेट शोन एरिया जो हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे इसका कम होने का कारण क्या होगा, इसका कम होने का कारण क्या हो सकता है बेटा, इंडस्ट्रीज हो सकता है अभी जिसके कारण ये कम हुई है। अब उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे बैरन एंड वेस्ट लैंड जो हमारी यहाँ पे है वो 6.29% है। यहाँ पे जो बैरन लैंड हमारी कितनी 6.29% है, लेकिन पहले कितनी थी, 12.01% थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे आता है अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज कितना 7.92 है। यहाँ पे पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड कितना 3.4। देखो मैं इन सब चीजों के बारे में बात कर चुका हूँ, पास्चर ग्रेजिंग लैंड कौन सी होती है, नॉन एग्रीकल्चर कौन सी होती है, मिसcellaneous ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स कौन से होते हैं, वेस्टलैंड कौन सी होती हैं, फैलोज अदर देन करंट फैलोज कौन से होते हैं, और करंट फैलो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे करंट फैलो की अगर बात करेंगे तो करंट फैलो आपका आता है बेटा 7.03% पे है, पहले जो कितना था बेटा 3.73 के ऊपर था। अब देखो आंसर के बारे में बात कर सकते हैं। The land under forest has increased marginally and about 44.46% from 18.11% in 60.61 में. It's still only 22.7%, which is far lower than desired 33% बेटा। देखो द लैंड अंडर फॉरेस्ट अगर हम देखें, लैंड अंडर फॉरेस्ट जो थी बेटा इंक्रीज मार्जिनली अबाउट 4.46% बढ़ी है फ्रॉम 18.11 1960 स्टिल ओनली 12। देखो पहले कितनी थी 18 पॉइंट, अगर हम 1960 की बात करें, 1960 और 61 की बात करें तो ये थी 18.11%, लेकिन अब ये कितनी हो गई बेटा 22.57% हो गई है। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है कितना 4.6% का। लेकिन इतनी होने के बावजूद अब भी हमारी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 33% तो होना ही चाहिए। हम फिर भी बहुत ज्यादा पीछे हैं, जहाँ पे हमारा एरिया अंडर द फॉरेस्ट हमारा फिर भी 22.37% आता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, रीजन ऑफ मार्जिनल इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया है उसका मेन क्या, देखो इसमें और सारी चीजों के बारे में बेटा, बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो पूछा गया वो पूछा गया वाई लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 टू 1960, ये ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हुई है। देखिए सबसे पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप बोलेगे पॉपुलेशन कैसे डायरेक्ट रिलेटेड है, भाई पॉपुलेशन है तो ये बेटा पॉपुलेशन है तो कोई बिजनेस में जाएगा तो इंडस्ट्रीज में भी क्या हो जाएगा, कोई इंडस्ट्रीज खोलेगा। और सबसे मेन चीज है अगर पॉपुलेशन है तो वहां पे पॉपुलेशन से क्या होगा बेटा, हमें क्या चाहिए, शेल्टर भी चाहिए। शेल्टर तो चाहिए ना भाई, कहीं ना कहीं मकान तो होना चाहिए ना। शेल्टर के अलावा अब भूख बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग हमारे किस चीज में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में भी चले जाएंगे। तो ये सबसे मेन एग्जांपल हो जाता है कि हमारी लैंड क्यों है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी तो बेटा टेक्नोलॉजी तो हमें क्या चाहिए, फिर उसके बाद हमें एक फिक्स एसेट की जरूरत पड़ती है। जैसे टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी होती है, दैट फिक्स एसेट क्या हमारा सीधा सीधा लैंड होता है, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज आगे जाती है। ये सबसे मेन कारण है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ज्यादा हुआ तो नेट शोन एरिया आपका क्या हुआ बेटा, ज्यादा हुआ है। अगर नेट शोन एरिया आपका ज्यादा हुआ है तो इस केस में भी हमें चाहिए।
डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेटा, अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ा तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा, रोड्स चाहिए। अब रोड्स चाहिए तो क्या आपकी जमीन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, आपको किसको, पेड़ों को साफ करना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है ओवर ग्रेजिंग के कारण भी बेटा, और फेलिंग ऑफ ट्रीज है बेटा, जो आपकी आपदाएं आ जाती हैं, जैसे फ्लड आ गया है कहीं पे, किसी राज्य में फ्लड आ गया, फ्लड के अलावा हम खुद भी कारण होते हैं जिससे हमारी एरिया घट जाता है। तो ये कुछ मेन रीजंस थे बेटा जिसके कारण हमारे फॉरेस्ट आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो वो कौन कौन से थे बेटा, वो थे हमारे, सबसे पहले आता है क्या, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, थर्ड आता है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, उसके बाद आता है ओवरग्रेजिंग और आता है फेलिंग ऑफ ट्रीज। ये हमारे कुछ रीजन थे कि हमारा एरिया जो 1961 में कितना था बेटा, 18.11% था। बस ये डेटा जरूर याद रखना बेटा, फॉरेस्ट के रिकॉर्ड जरूर याद रखना कि 18.11% था 1960 और 61 में, और अभी हमारा एरिया बाद में वहाँ पर कितना था, 20.7% एरिया। और प्लीज कमेंट्स करके बताइए आज हमारा एरिया कितने परसेंट पे है जो कि फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, क्योंकि ये आपकी वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है बेटा, तो थोड़ा एफर्ट्स आप भी लगाया करो ताकि वीडियो देखो और कमेंट्स करो कि आज हमारा एरिया कितना है जो हमारे फॉरेस्ट के अंडर में आता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच ऑफ द फॉलो। देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं बेटा, हम अपने वीडियो में बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन आया है। देखो क्या है, पहले करंट फैलो लैंड, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। मैंने इसके बारे में बताया था आपको, क्योंकि अगर कभी भी आपको यहाँ पे पूछेगा फेलो लैंड्स, अगर आपको फेलो लैंड्स पूछेगा तो वो 1 ईयर वाली होगी, तो वो 1 ईयर या उससे लेस वाली होगी, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, करंट फेलो लैंड हो जाएगी। उसके बाद करंट फेलो लैंड, लैंड लेफ्ट अल्टीमेट द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, तो उसको बोलते हैं बेटा फेलो लैंड। देखो वेस्ट लैंड, इट इंक्लूड्स रॉकी, एरिड, सूखा एंड डेजर्ट एरियाज होते हैं विच आर लाइंग वेस्ट एट द मोमेंट, अभी के टाइम पे बिल्कुल वेस्ट माने गए हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, एरेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एरेबल लैंड बोलते हैं, जो कि 5 साल हो गए और 5 साल तक वहां पे कोई भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं हुई है। नेट शोन एरिया क्या होता है, इट इज द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन, इसको बोलते हैं जो टोटल एरिया आता है अंडर कल्टीवेशन की, उसको हम बोलते हैं नेट शोन एरिया। अब आता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया। देखो ये मैंने बताया था नेट शोन एरिया के नीचे एरिया तो हमने जो शोन किया उसके बारे में, पर मोर देन ईयर, क्योंकि एक बार क्या होता है, हम क्रॉपिंग सिस्टम जो आता है ना हमारा, वो मल्टीपल भी हो जाता है। मल्टीपल का मतलब साल में हम 2 या 3 से ज्यादा फसल उगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा मल्टीपल, तो उसको बोलते हैं नेट शोन एरिया। तो इससे हमने पढ़ा करंट फैलो लैंड क्या होती है, वेस्टलैंड क्या होती है, और नेट शोन एरिया क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्टेड एरिया क्या होता है, and what is the reported area of India and why। देखो the percentage of total area for which land use statistics data हमारे पास अवेलेबल है is termed as reported area बोलते हैं, जिनका डेटा हमारे पास है। India's reported area is 93% because the land use reporting for most of the north east state का है ना, जो हमारे एक्सेप्ट असम को छोड़कर has not been done, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। सिर्फ एक असम है जिसका हमने रिपोर्ट हमने दायर कर ली है, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में है ना, आपके मणिपुर हो गया या मेघालय हो गया या दूसरे एरिया हो गए, वहां पे आपका सर्वे नहीं हुआ है, या फिर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, जैसे कुछ यहाँ पे पीओके है, ठीक है, और जो चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है बेटा, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बाय चाइना पीओसी, वो उनका एरिया हमने रिपोर्टेड अभी तक नहीं किया है। तो इसलिए हम जो रिपोर्टेड एरिया बोलेंगे वो हमारा कितना है अभी 93% है, जिसमें लैंड यूज स्टैटिक्स डाटा जिनका है, ये ध्यान रखना है बेटा इस वर्ड को, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स डाटा, जिसका लैंड यूज का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, why are the other current fallow lands cultivated once or twice in about 2 to 3 years को two reasons बेटा। देखो why are other than current fallow lands cultivated once and twice in about 2 to 3 years due to reason, क्या क्या हो सकते हैं, दिस लैंड में भी पुअर क्वालिटी की हो सकते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या हो सकता है बेटा, उनका बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं why are other than current fallow lands cultivated once, या तो कल्टीवेटेड एक बार या फिर कल्टीवेटर 2 बार लगातार इन अबाउट 2 to 3 years में की जाती है बेटा, तो उनको हम बोलते हैं ये अदर देन करंट फैलो लैंड्स होती है बेटा, जो कल्टीवेट की जाती है, या तो पुअर क्वालिटी की है या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वहां पे बहुत ज्यादा हाई होता है।
आज के लिए इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक बार दोबारा फटाफट देखो, रिवीजन के ऊपर मैं हमेशा ध्यान देता हूँ, जोर देता हूँ, तो आप भी बेटा रिवीजन जरूर किया करो। एक बार फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। सबसे पहले करंट फैलो लैंड से जो कल्टीवेटेड की जाती है, मैं हिंदी में ही रखूंगा और फटाफट करने की कोशिश करूंगा, आपकी इसको ऐसे ही रिवाइज करने को ट्राई करना बेटा। वाई आर द अदर देन करंट फैलो लैंड्स कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 years, भाई ऐसा क्या रीजन है कि 2 या 3 साल में एक बार ही कल्टीवेशन उन पर हुआ है। पहली बात, या तो पुअर क्वालिटी की होंगी, या फिर उनके ऊपर जो लैंड कल्टीवेटेड एरिया है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा हाई होगा, ये हो सकता है। दूसरा, रिपोर्टेड एरिया आती ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए और दिमाग में पता होना चाहिए, लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली 93%। 93% का डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड एरिया। लेकिन जो एरिया मेरे पास नहीं है, दैट इज 7%, और अंडर 7% के एरिया आता कौन सा है, असम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ऐसा कश्मीर जिसको ऑक्यूपाइड चाइना ने किया है। नेक्स्ट, करंट फैलो लैंड वो होती हैं जो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन छोड़ दिए, लेकिन एक या एक से थोड़ा सा लेस देन 1 ईयर में, उसको हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड। और जो 5 या 4 साल से छोड़ रखी उसको हम फैलो लैंड्स बोलते हैं। और फेलो लैंड्स का मैंने नीचे बता भी दिया क्यों छोड़ रखे, उसका कारण क्या है, क्या तो फिर उसकी पुअर क्वालिटी है लैंड की, या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। वेस्ट लैंड क्या होती हैं, जिसमें इंक्लूड रॉकी एरिड और डेजर्ट एरिया होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा वेस्ट लैंड। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड और एरेबल लैंड होती है जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड है, मोर देन 5 साल से ज्यादा हो गया। नेक्स्ट जोन एरिया जो अंडर कल्टीवेशन के हैं। और ग्रोस क्रॉप एरिया, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है तो टोटल में इसमें ग्रोस क्रॉप में आ जाता है। अब यहाँ पे हमने रीजन देखे थे कि हम 1960 और 61 में देखें तो हमारे पास 18.11% हमारे पास फॉरेस्ट थे, लेकिन अभी देखें तो हमारे पास फॉरेस्ट 22.57% है, लेकिन डिजायरेबल जो हमें 33% चाहिए वो हमारे पास नहीं है। सो व्हाट आर द रीजन, सबसे पहला मेन रीजन था पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन है तो इंडस्ट्री चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, आप कोई काम न करेंगी, कोई शिफ्टिंग एंड एग्रीकल्चर में चला जाएगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई तो इंडस्ट्रीज आएंगी। थर्ड है एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर ज़्यादा हुआ तो फिर भी हमारी घट जाएगी ज़मीन का। डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का हुआ है, और ओरिजिन का और फेलिंग ऑफ ट्रीज का हुआ है। नेक्स्ट, हम 3 मेन फीचर्स हमने बता दिए थे, प्लेन्स के भी, माउंटेन्स के भी और प्लेटूज के भी। माउंट प्लेन्स के क्या होते हैं, जो प्रोवाइड करवाते हैं फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा हमें प्रोवाइड, देखो दो बातें सीधी है, वन इज प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर, वन इज सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दोनों के लिए प्रोवाइड करवाती है हमारे प्लेन्स। और इनका लेवल और नेचर के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, जिसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज होता है। माउंटेन्स में मिनरल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट वेल्थ और वाइल्ड लाइफ है, और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और तीसरा रिवर्स के बारे में, रिवर्स का कहाँ पे, अगर सोर्स कहीं पे होता है वो कहाँ पे होता है, माउंटेन्स पे होता है। नेक्स्ट आता है प्लेटूज में होते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फॉसल फ्यूल से कोयल मिलता है, और कुछ ऐसी रिस्क फॉरेस्ट कवर यहाँ पे है तो इसलिए वो अच्छे होते हैं। सबसे लार्जेस्ट कभी पूछे कोई तो बताना कौन सा है, प्लेन से, वो जो 43% पे है। नेक्स्ट, लैंड, हमारा प्लान मैनर में लैंड के बारे में आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि एक फिक्स्ड एसेट है। फिक्स एसेट कैसे, वेरिएबल नहीं, कोई चेंज नहीं आता, बस थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन बिल्कुल खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज में करते हैं, वेरियस पर्पज के लिए करते हैं, तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल प्लेन्ड मैनर में करना चाहिए, प्लांट मैनर में करना चाहिए। रिसोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, 95% तो बेसिक नीड हमारी रिसोर्स की पूरी होती है। दूसरा, लैंड का हमारा एक रिसोर्स है जिसके ऊपर हम सारे कार्य करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज लैंड पे होती है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ भी हमारा लैंड से ही रिलेटेड है। आज के लिए इतने ही, थैंक यू, बाय बाय।